हाय एवरीवन। सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी हमें पता है, ठीक है, किडनी आ जाती है। किडनी के ऊपर हमारी एड्रेनल ग्लैंड होती है, सुप्रा रेनल ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि किडनी को हम रेनल भी बोलते हैं। किडनी मीजोडर्म ओरिजिन से डिराइव्ड है। 120 to 170 ग्राम वेट होता है। डोर्सल सरफेस में होती है, हमारी एब्डोमिनल कैविटी के डोर्सल सरफेस में होती है। ये ऐसे दो यूरेटर निकल रहे हैं, यहाँ से पेयर में होता है। एक यूरिनरी ब्लैडर होता है सिंगल, देन यूरेथ्रा होता है सिंगल। एंड ये जो है T12 टू L3 वर्टिब्रे के बीच में पड़ता है। T12 और L3 वर्टिब्रे जो हमने पढ़े थे उनके बीच में ये पड़ता है, ठीक है। उसके बाद वेरियस फंक्शन जो होते हैं ह्यूमन किडनी के, अगर हम देखें बहुत से फंक्शंस होता है, जैसे यूरिन फॉर्मेशन किडनी, आयंस एंड वाटर होम्योस्टेसिस ऑफ बॉडी, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी कराता है, एक्टिवेशन ऑफ विटामिन D3, इन रेगुलेशन ऑफ RBC नंबर भी इसमें भी इन्वॉल्व होता है, रेगुलेशन ऑफ RBC नंबर, ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन में भी इन्वॉल्व होता है, रैस मैकेनिज्म जिसको बोलते हैं। किडनी एक हार्मोन रिलीज करता है, एरिथ्रोपोइटिन EPO हार्मोन। ये हमारे बोन मैरो पे एक्ट करता है। बोन मैरो में हमें पता है हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स होती हैं जो कि प्रिकर्सर सेल्स होती हैं, जो कि फिर सिग्नल भेज देती हैं RBC के फॉर्मेशन के लिए। सो एरिथ्रोपोइटिन किडनी सिक्रेट करता है ताकि RBC का फॉर्मेशन हो सके। किस पे एक्ट करता है ये? बोन मैरो में जो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स होती है वहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं RBC का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। हाई एल्टीट्यूड पे यही स्टार्ट होता है। जब हम ऊपर जाते हैं पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो जाता है तो हमें ऑक्सीजन का अमाउंट बॉडी में रेगुलेट करना होता है। इसकी वजह से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जिसमें RBC का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाता है। और RBC के अंदर हमें पता है हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन का कैरियर होता है, ऑक्सीजन को पकड़े हुए रहता है RBC के अंदर। तो RBC का बढ़ने का अमाउंट यही है कि हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाते हैं तो RBC बढ़ जाएंगे। एरिथ्रोपोइटिन किडनी रिलीज करता है हाई एल्टीट्यूड पे। विटामिन D3 का एक्टिवेशन कैसे होता है? जैसे स्किन जो होती है हमारे पास, इसमें एक प्रिकर्सर होता है 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। सनलाइट आती है एंड सनलाइट जैसे ही पड़ती है ये कोलेकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल कोलेकैल्सिफेरॉल में। फिर लीवर में एंजाइम होता है हमारे पास, जो एंजाइम कोलेकैल्सिफेरॉल को कन्वर्ट कर देता है 2,5 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। देन किडनी का एंजाइम होता है जो 2,5 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल को 1,2,5 डाई हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल, और जिसको हम कैल्सिट्रायोल भी बोलते हैं, जो ये एक्टिव फॉर्म होती है विटामिन D3 की, ठीक है। और यहाँ पे जो एंजाइम्स होते हैं एक बार हम उनका भी नाम देख लेते हैं। तो जो लीवर में जो एंजाइम होता है उसको वो हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है लीवर का भी। एंड किडनी में भी हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम्स ही होते हैं। तो ये जो एंजाइम होते हैं ये कन्वर्ट कर देते हैं स्किन में 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल को कैल्सिट्रायोल में, विच इज़ द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3। उसके बाद कैल्शियम जो होता है वो विटामिन D3 जो है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। जब हम कैल्शियम ले रहे हैं GI ट्रैक्ट में तो विटामिन D3 ही कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। ये हमें पता ही है। विटामिन D3 जो है किसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है? कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। उसके बाद हम आ जाते हैं एक्सक्रीशन, मतलब डीएमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम बॉडी। एक्सक्रीशन मतलब होता है कि हम अपना नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकाल रहे हैं बॉडी से। एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम बॉडी, एलिमिनेट कर रहे हैं हम नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है अमोनिया के फॉर्म में, यूरिया एंड यूरिक एसिड के फॉर्म में होता है, ठीक है। अमोनिया जो होता है ना, जो अमोनिया रिलीज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं अमोनोटैलिक। ये बहुत ही टॉक्सिक होता है अमोनिया। इसको ज़्यादा वाटर भी चाहिए, रिक्वायर्ड मोर अमाउंट ऑफ वाटर। तो इसलिए जो एक्वेटिक एम्फीबियंस होता है वो रिलीज़ करता है अमोनिया।
यूरिया हम ह्यूमन लोग रिलीज़ करते हैं, यूरियोटैलिक होते हैं, यानी कि जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ लाइफ होते हैं दे आर यूरियोटैलिक। एंड यूरिक एसिड जो होते हैं दे आर यूरिकोटैलिक। ये सबसे कम टॉक्सिक होता है, इसमें सबसे कम वाटर की ज़रूरत पड़ती है, लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर इसमें चाहिए। बर्ड्स, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स जो होते हैं ये यूरिक एसिड ही रिलीज़ करते हैं, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स। सो ये हो गया नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी से एलिमिनेट करना। दूसरा आ जाता है जितना ज़्यादा टॉक्सिक होगा उतना ज़्यादा हमें पानी चाहिए उसको बाहर निकालने के लिए, एलिमिनेट देम फ्रॉम बॉडी। एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अमोनिया टू लेस टॉक्सिक फॉर्म। अमोनिया को हमें कम टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हम, तो मतलब हम एनर्जी चाहिए होती है अगर आपको अमोनिया को कम टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए जो एक्वेटिक एम्फीबियंस होते हैं वो अमोनिया के फॉर्म में ही रिलीज़ कर देते हैं, वो क्यों ही अपनी एनर्जी वेस्ट करें। बट ह्यूमन बॉडी में अमोनिया इनिशियल फॉर्म में तो हमारे पास भी अमोनिया ही होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट, लेकिन ये हम कम टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं यूरिया। और ये जो प्रोसेस होता है अमोनिया से यूरिया, ये यूरिया साइकिल होता है जो लीवर में ऑपरेट होती है, ये हम डिफरेंटली पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म में यूरिया साइकिल। और बाय एनर्जी एक्सपेंडिचर अमोनिया को हम यूरिया में कन्वर्ट करते हैं एंड लेस अमाउंट ऑफ वाटर वुड बी रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट। फिर हमें कम वाटर, मतलब ओवरऑल हम पानी को बचा रहे हैं ना, यानी कि कम अमाउंट ऑफ वाटर हमें चाहिए यूरिया को बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए, टू एलिमिनेट यूरिया इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ठीक है, क्योंकि अमोनिया को अगर हम बाहर निकालेंगे तो अमोनिया के केस में ज़्यादा पानी चाहिए होगा, लेकिन हम प्रेफर करते हैं उसको अमोनिया को कन्वर्ट करने में यूरिया में बाय द यूज़ ऑफ एनर्जी। तो यूरिया साइकिल भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेफ्रॉन पे, जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है किडनी की, नेफ्रॉन। 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं हर एक ह्यूमन किडनी में, तो ओवरऑल 2 किडनी है तो 2 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रेनल कॉर्पसल, एक होता है रेनल ट्यूब्यूल। ठीक है, रेनल कॉर्पसल एंड रेनल ट्यूब्यूल। अब ये जो हमारा होता है ना, ये पूरा जो बॉमेन कैप्सूल होता है, ये पूरा आप ऐसे देख रहे हो ना, दिस इज बॉमेन्स कैप्सूल। बॉमेन्स कैप्सूल और जो ग्लोमेरुलस होता है हमारा, बॉमेन्स कैप्सूल हो गया, एंड ये हमारी जो है यहाँ पे ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, सो बॉमेन कैप्सूल और जो हमारा ग्लोमेरुलस और ग्लोमेरुलर कैपिलरी जो होती है, ये मिलके हमारा कौन सा पार्ट बनाता है, रेनल कॉर्पसल। सो रेनल कॉर्पसल में ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एंड बॉमेन्स कैप्सूल आ जाता है। उसके बाद हमारा जो ये पीसीटी होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, देन उसके बाद ये पीसीटी होता है ये पूरा, देन इसके बाद ये हमारा डिसेंडिंग लिम्फ आ जाता है, लूप ऑफ हैनले, देन असेंडिंग लिम्फ आता है, उसके बाद डीसीटी होता है एंड देन सीडी। ये पूरा हमारा रेनल ट्यूब्यूल का पार्ट होता है। सो रेनल कॉर्पसल हो गया एंड रेनल ट्यूब्यूल हो गया। जो आपको बहुत ही मतलब जिसका डायमीटर ज़्यादा होता है वो होता है एफरेंट आर्टरियोल, जिससे ब्लड आ रहा होता है, इफरेंट जिससे ब्लड जा रहा होता है। सो एफरेंट आर्टरियोल एंड यहाँ पे हमारी ग्लोमेरुलर कैपिलरी होती हैं, एंड ये बॉमेन्स कैप्सूल मिलके रेनल कॉर्पसल बना लेंगे। फिर पीसीटी आया, असेंडिंग लिम्फ गया, पहले डिसेंडिंग लिम्फ होता है, लूप ऑफ हैनले, फिर असेंडिंग लिम्फ, फिर डीसीटी, एंड फिर हमारा इधर आ जाता है कलेक्टिंग डक्ट। तो इस तरीके का एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। अब हमारे पास 2 टाइप के नेफ्रॉन होते हैं जो हम स्टडी करते हैं, एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक होता है जक्स्टामेड्युलरी नेफ्रॉन। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है, जैसे हम किडनी का अपने स्ट्रक्चर देखा, ये अंदर वाला पार्ट मेड्यूला होता है एंड ये कॉर्टेक्स होता है। सो कॉर्टिकल नेफ्रॉन का जो रेनल कॉर्पसल होता है ना, जो बॉमेन कैप्सूल और जो ग्लोमेरुलर कैप मतलब जो उसका फेस होता है वो टुवर्ड द पेरिफेरी होता है, तो वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन हो गया। जक्स्टामेड्युलरी नेफ्रॉन होता है जिसका मतलब जो रेनल कॉर्पसल्स है वो मेड्यूला के पास हो, नियर अबाउट मेड्यूला। सो 2 टाइप के नेफ्रॉन होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन जिसका हमारा जो पार्ट होता है रेनल कॉर्पसल वो पेरिफेरी की साइड होता है, एंड हमारा होता है जक्स्टामेड्युलरी नेफ्रॉन जिसका रेनल कॉर्पसल जो होता है वो मेड्यूला के साइड होता है, अंदर वाली साइड होता है।
उसके बाद देखो ये पूरा हम किडनी का स्ट्रक्चर बड़ा करके दिखा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा कॉर्टेक्स हो गया एंड ये अंदर वाला मेड्यूला हो गया, ठीक है। ये तो दिख ही रहा होगा ना, कॉर्टेक्स एंड ये अंदर वाला क्या हो गया, मेड्यूला हो गया। तो ये कॉर्टेक्स है, ये मेड्यूला है। कॉर्टेक्स में हम देख रहे हैं ना, ये पेरीफेरी की साइड जो होता है एंड ये हमारा ये जो पेरीफेरी की साइड होता है, ये हमारा कौन सा नेफ्रॉन होता है जो पेरीफेरी की साइड जिसका फेस होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है। तो ये हमारा कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, इसका पेरीफेरी की साइड फेस होता है। ये इसकी पीसीटी हो गई, लूप ऑफ हेनले हो गया। ऐसे ये जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होता है, इसका जो है ये मेड्यूला की साइड होता है, इसका ये रेनल कॉर्पसल एंड ये इसका लूप ऑफ हेनले इधर हो गया जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। सो 85% हमारे पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं। यहाँ पे जो कैपिलरी आती है वो पैराट्यूबुलर कैपिलरी आती है। जो यहाँ पे कैपिलरी आ रही होती है ब्लड वेसल, वो वासा रेक्टा होती है। इसका लूप ऑफ हेनले छोटा होता है, इसका लूप ऑफ हेनले जो है वो थोड़ा डीप होता है, मेड्यूलर रीजन में ऐसे अंदर तक आया होता है लूप ऑफ हेनले। सो जो कलेक्टिंग डक्ट वो बहुत सारे मिलियन ऑफ नेफ्रॉन की कॉमन भी हो सकती है। रेनल कॉर्पसल जो होता है ये आउटर कॉर्टेक्स में सिचुएटेड है नियर द पेरिफेरी। ब्लड सप्लाई जो दे रही है ट्यूब्यूल पैराट्यूबुलर कैपिलरी, इसका फंक्शन होता है यूरिन फॉर्मेशन। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन जो होता है, रेनल कॉर्पसल जो होता है वो इनर कॉर्टेक्स में होता है, मेड्यूला के पास। ब्लड सप्लाई वासा रेक्टा दे रहा है, यूरिन फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, ठीक है, वो भी ये मेंटेन करता है। तो ये दो तरीके के नेफ्रॉन हमें देखने को मिलते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं, अब हम देखते हैं यूरिन फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। यूरिन फॉर्मेशन के ना 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है पहले हम यही देखते हैं। ये हमारा क्या है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है। ये एफरेंट आर्ट्रियोल है जहाँ से जो है ब्लड आ रहा है, दिस इज इफरेंट जहाँ से ब्लड जा रहा है। सो ब्लड आ रहा है इधर से, ये हमारा बॉमन कैप्सूल हो गया। तो ये जो कैपिलरीज के अंदर होती है ना, ये होती है ग्लोमेरुलर की एंडोथीलियल लाइनिंग होती है, सेल लाइनिंग। और ये होती है बॉमन कैप्सूल की एपिथेलियल सेल होती है, बाहर वाली सेल। ये जो ग्रीन कलर से देख रहे हो ये इनर विसरल एपिथेलियल लेयर हो गई। सो ये बॉमन कैप्सूल की एपिथेलियल लेयर हो गई अंदर वाली। ये पोडोसाइट के मिलके बनी हुई होती है। ये आउटर लेयर हो गई एपिथेलियल सेल की, बॉमन कैप्सूल की। एंड ये हमारी एंडोथेलियल सेल लाइनिंग हो गई ग्लोमेरुलर की। सो ये 3, और ये जो बीच में येलो पोर्शन आपको दिख रहा है ये हमारा ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। ग्लोमेरुलर की बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, मैट्रिक्स लेयर भी इसको बोलते हैं। ये नॉन सेल्यूलर मैट्रिक्स लेयर होती है, इसमें कोई सेल्स नहीं प्रेजेंट है। तो ये जो आप लेयर देख रहे हो इनको पूरा पास करना होता है। ये एंडोथेलियल लाइनिंग ग्लोमेरुलर की, देन ये मैट्रिक्स लेयर, पॉडोसाइट, ये जो बॉमन कैप्सूल की इनर एंडोथेलियल, इनर एपिथेलियल जो सेल्स होती है। सो ये 3 फिल्ट्रेशन बैरियर होते हैं, 1, 2 एंड 3। ओवरऑल चार्ज जो होता है मेम्ब्रेन ऑफ फिल्ट्रेशन बैरियर पे, ओवरऑल चार्ज इस पे नेगेटिव होता है, ठीक है। Hence the filtration of molecule will depend on size और चार्ज पे डिपेंड करता है। फिल्ट्रेशन साइज और चार्ज पे डिपेंड करेगा। तो ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी की एंडोथेलियल लाइनिंग होती है। देन ये बेसमेंट मैट्रिक्स लेयर हो गई, ग्लोमेरुलर की बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये होती है पॉडोसाइट जो बॉमन कैप्सूल की इनर एपिथेलियल सेल होती है। ये जो पॉडोसाइट्स होती है ना, वो ये वाला स्ट्रक्चर जूम किया हुआ है। इनके बीच में ये फिल्ट्रेशन स्लिट होती है, स्लिट पोर बोलते हैं। 2 पॉडोसाइट के बीच में होते हैं ये स्लिट पोर। ये मैक्सिमम 40 नैनोमीटर के होता है। अब फिल्ट्रेट यहाँ से यहाँ आता है, ब्लड प्लाज्मा वाटर आता है, न्यूट्रिएंट्स आते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं, वेस्ट आते हैं। सिर्फ वही पास हो सकते हैं, ओनली दोज कैन पास थ्रू द स्लिट पोर से जो पास हो रहे हैं उसी को हम फिल्ट्रेट बोलेंगे। जो स्लिट पोर से पास होके यहाँ बॉमन कैप्सूल में आ जा रहा है वही हमारा क्या है, फिल्ट्रेट है। अब देखो फोर्सेस कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के लिए।
तो तीनों के तीनों बैरियर जो होते हैं, तीनों पे ओवरऑल नेगेटिव चार्ज होता है। तो फिल्ट्रेट अगर तीनों पे नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज वाला जल्दी मूव करेगा ना, देन न्यूट्रल एंड देन नेगेटिव, क्योंकि वो अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव पॉजिटिव को। तो इसलिए फोर्स और इफेक्ट और मैग्नीट्यूड कितना होता है, कौन कौन से फोर्स लगते हैं। पहला फोर्स लगता है ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर। सो ग्लोमेरुलर कैपिलरी जो है उसका जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी में जो ब्लड है उसका प्रेशर क्या होता है, यानी कि पूरा ब्लड जो प्रेजेंट है ग्लोमेरुलर कैपिलरी में, ये फिल्ट्रेशन को फेवर करेगा ना, क्योंकि ग्लोमेरुलर कैपिलरी में जो ब्लड है वो ऐसे फेवर कर रहे हैं फिल्ट्रेशन को। ये 55 mmHg होता है। दूसरा फोर्स होता है प्लाज्मा कोलॉइडियल ऑस्मोटिक प्रेशर, और जिसको हम ऑनकोटिक प्रेशर भी बोलते हैं। जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं ना, एल्बुमिन, ये प्रेशर वो लगाता है। ब्लड प्लाज्मा कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ये वाटर मॉलिक्यूल को रिटेन करता है अपनी ओरिजिनल डेस्टिनेशन में। सो रिटेन करता है वाटर मॉलिक्यूल को। सो ब्लड प्लाज्मा में जो कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो लगाना होता है। ये फिल्ट्रेशन को अपोज करता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये होता है 30 mmHg। ठीक है, तो ये दूसरा जो फोर्स है ये 30 mmHg होता है। तीसरा जो फोर्स है दैट इज बॉमन कैप्सूल एंड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ये जो बॉमन कैप्सूल का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है ये भी फिल्ट्रेशन को अपोज करता है, क्योंकि वो भी ऊपर की डायरेक्शन में लगा रहा है। बॉमन कैप्सूल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ये भी फिल्ट्रेशन को अपोज करता है। ये 15 mmHg होता है। सो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर अगर हम देखें तो फेवरिंग प्रेशर हमारे पास एक ही है, जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी का प्रेशर लग रहा है, ब्लड प्रेशर 55, एंड अपोजिंग प्रेशर एक जो ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है एल्बुमिन का, ऑनकोटिक प्रेशर, एंड एक जो बॉमन का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है। सो दोनों को ऐड करेंगे 10 mmg प्रेशर फेवरिंग प्रेशर हो रहा है टोटल। तो इसलिए वो फिल्ट्रेशन हो जाता है, फिल्ट्रेट अंदर की साइड जाता है, क्योंकि प्रेशर फेवरिंग प्रेशर ज़्यादा है। ये तो था नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना हुआ। अगर हम देखें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के बारे में बात करें, सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फॉर्म बाय ऑल द नेफ्रॉन। जितने भी किडनी में नेफ्रॉन है ना, इन एक सिंगल यूनिट टाइम में जितना फिल्ट्रेट बना रहे हैं सारे नेफ्रॉन, दोनों किडनी का मिला के, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है मतलब ऑल द नेफ्रॉन इन अ सिंगल यूनिट टाइम ऑफ बोथ किडनी। नॉर्मल वैल्यू जो GFR की होती है वो 125 ml पर मिनट होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर GFR के लिए वो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर ही होता है। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर ब्लड के अंदर हमें पता है प्लाज्मा होता है 55% एंड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो 45% होती है। अब हम देखते हैं ये कैसे पूरा हिसाब जो है वो बैठ रहा है। GFR जो होता है वो सिर्फ नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर पे ही नहीं डिपेंड करता, बट वो इस पे भी डिपेंड करता है कि कितना ग्लोमेरुलर सरफेस एरिया अवेलेबल है पेनिट्रेशन के लिए, एंड कितना ज़्यादा परमिएबल है ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन, कितना एरिया अवेलेबल है एंड कितना वो परमिएबल है, इस पे भी डिपेंड करता है। सो ये जो प्रॉपर्टी होती है ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन की, इनको हम कलेक्टिवली बोल देते हैं दोनों को। एक तो वो कितना परमिएबल है प्लस कितना एरिया अवेलेबल है, उसको हम फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट बोल देते हैं, और KF। तो इसलिए हमारा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है वो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इनटू फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो हमारा निकलता है। अब ये जो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन अगर निकालना हो तो वो आ जाएगा, इट इज़ ये हो गया हमारा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना आ रहा है अपॉन रेनल प्लाज्मा फ्लो, यानी कि प्लाज्मा कितना आ रहा है, ब्लड कितना आ रहा है किडनी में, इनटू 100%। फ्रैक्शन पोर्शन होता है रेनल प्लाज्मा का, वही तो फिल्ट्रेट बन जाता है ना। सो GFR अपॉन जो हमारा रेनल प्लाज्मा फ्लो है, किडनी में कितना प्लाज्मा आ रहा है इनटू 100%, ये होता है हमारा फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। ये हमारा हार्ट है। हार्ट से हमें पता है लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा पूरी बॉडी में अलग अलग आर्टरी में डिफ्रेंशिएट होके हर बॉडी के ऑर्गन में जो है ब्लड पहुंचाता है। रेनल आर्टरी से किडनी में ब्लड जाता है। सो टोटल हमें पता है अरोटा से 5 लीटर पर मिनट कार्डियक आउटपुट निकलता है, 5 लीटर पर मिनट। तो रेनल आर्टरी में हमारा जाएगा 1200 to 300 ml पर मिनट जाता है, रेनल ब्लड फ्लो होता है।
1200 to 1300 जाता है ml पर मिनट रेनल ब्लड फ्लो। तो ये तो हो गया रेट ऑफ ब्लड पंप इन मिनट बाय लेफ्ट वेंट्रिकल कार्डियक आउटपुट हो गया। फिर रेनल ब्लड फ्लो इतना जा रहा है 1200 to 300। तो अगर आप देखोगे रेनल ब्लड फ्लो इतना जा रहा है और ब्लड में 55% प्लाज्मा है और रेनल ब्लड फ्लो हमारा 1200 to 300 है। तो अगर हमें रेनल का ब्लड प्लाज्मा फ्लो निकालना है तो आप 1200 ले लो या 300 का 55% निकाल दोगे। सो 1200 का 55% आ गया 660 ml पर मिनट। यानी कि जो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन है हमारा वो GFR हमारा 125 आ रहा है अपॉन 660 ml पर मिनट हमारा रेनल प्लाज्मा फ्लो आया इनटू 100। तो ये हमारा आ जाएगा 18.93% समथिंग आता है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। सो नॉर्मल फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन 15 to 21% के बीच में होता है। वो हम रेनल प्लाज्मा फ्लो निकाल के बता रहे हैं, ठीक है। रेनल प्लाज्मा फ्लो जब निकालते हैं उससे उसके बाद एक चीज़ और इसमें इम्पॉर्टेंट हो जाती है, दैट इज़ JGA जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus। अब ये क्या होता है, देखो ये हमारी नेफ्रॉन है, PCT है, लूप ऑफ हैनले, देन DCT है। ये हमारी क्या होती है, एफरेंट एट्रियोल है, जहाँ से ब्लड आता है, ये एफरेंट एट्रियोल है। सो एक ऐसा पोर्शन आता है जहाँ पे हमारा कांटेक्ट हो जाता है एफरेंट एट्रियोल के बीच में एंड जो थिक असेंडिंग लिम्फ होता है ना हमारा, उसका जो लास्ट पोर्शन होता है थिक असेंडिंग लिम्फ का, जिसको हम DCT बोलते हैं, डिस्टल कॉन्वोगेटेड ट्यूब्यूल, DCT, और एफरेंट आर्टेरियोल के बीच में जो ये कांटेक्ट बैठ जाता है इसको हम बोलते हैं JGA, विच इज़ अ जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus। तो ये जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus हम उस वाले पोर्शन का नाम दे रहे हैं। इसको अगर आप और जूम करके देखोगे तो ये एफरेंट आर्टेरियोल है। एफरेंट आर्टेरियोल में यहाँ पे जो सेल होती है इनको हम बोल रहे हैं ग्रैन्युलर सेल्स और जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल भी बोलते हैं। एंड जो DCT की सेल होती है, जो DCT की सेल ग्रैन्युलर सेल के कांटेक्ट में है, उनको हम बोलते हैं मैक्यूलर डेंसा। ग्रैन्युलर सेल हो गई, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल, एंड जो DCT की सेल इसके कांटेक्ट में है इसको हम बोल रहे हैं मैक्यूलर डेंसा, ठीक है। तो ये समझ में आया जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus हम किसको बोल रहे हैं। अब हम देखते हैं जो ये GFR है इसका रास मैकेनिज्म कैसे रेगुलेट होता है। रास का मतलब होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। देखो अगर हमारी ज़्यादा ब्लड है, दैट इज़ ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है, ज़्यादा फिल्ट्रेट बनेगा। लेकिन अगर हमारा ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है तो GFR भी कम हो जाएगा ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कम हो जाएगा और ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा, आर्टेरियल प्रेशर भी कम हो जाएगा। सो ये जो फैक्टर होता है ना, जैसे ब्लड वॉल्यूम, GFR, ये सब कम होता है तो ये रास मैकेनिज्म स्टार्ट होने लग जाता है। सो ब्लड अमाउंट जो किडनी रिसीव करती है वो कम हो जाएगा। किडनी उसको सेंस कर लेती है कि अब कम ब्लड आ रहा है, कम GFR बनेगा, तब हमारा JG apparatus एक्टिवेट हो जाता है, जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus। और ये जो ग्रैन्युलर सेल्स होती हैं और जो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स होती हैं ना एफरेंट आर्टेरियोल की, ये रेनिन सिक्रेट करना स्टार्ट कर देती है। अब जो रेनिन होता है, लीवर में हमारा एंजियोटेंसिनोजन होता है, उसको हेल्प करता है उसके कन्वर्जन में एंजियोटेंसिन 1 में। सो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, देन एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में। ये करता है ACE, विच इज़ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये लंग्स का होता है। ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज़ द एंजाइम एसोसिएटेड विद लंग्स। उसके बाद एंजियोटेंसिन 2 जो होता है, इसका काम क्या होता है, ये बहुत मेन है। एक तो ये वैसो कंस्ट्रक्टर होता है, ब्लड वेसल को कंस्ट्रक्ट कर देगा तो प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, थ्रस्ट बढ़ा देगा, प्यास लगनी स्टार्ट हो जाएगी, आप पानी पियोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम कम होने पे ही तो ये एक्टिवेट हुआ है। तो हमारा मेन फोकस क्या है, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाना। और ये एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। एड्रिनल ग्लैंड में जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है ना, वहाँ से रिलीज़ होता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है ये सोडियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, जो हमारा लेट DCT और CD होता है वहाँ से।
तो अगर ये सोडियम का एब्जॉर्प्शन कराएगा जिसकी वजह से वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन होगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। सो एल्डोस्टेरॉन सोडियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो एक ये स्टिमुलेट करता है, एक ये स्टिमुलेट करता है वैसोप्रेसिन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है एडीएच हार्मोन, ये भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है फ्रॉम लेट डीसीटी एंड सीडी। सो वैसोप्रेसिन एंड एड्रेनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरॉन रिलीज होता है। तो ये सारा काम किसका है? एंजियोटेंसिन 2 का काम है। अब हमारा सेकंड, ये तो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन था, ठीक है, और हम रेगुलेट करते हैं रैस मैकेनिज्म से रेनिन कैसे हेल्प करता है। दूसरा जो स्टेप आता है दैट इज ट्यूबुलर सिक्रेट, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। इनमें क्या क्या रीअब्जॉर्ब होता है? ग्लूकोज, पीसीटी जो हमारा ये फिल्ट्रेट आया, पीसीटी से ग्लूकोज, वाटर, न्यूट्रिएंट, अमाइनो एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम, ये सब तो यहीं से रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। उसके बाद डीसीटी से हमारा बाइकार्बोनेट, NaCl, H2O ये अब्जॉर्ब हो जाता है डिसेंडिंग लिम्फ। देन ये H2O यहाँ से बाहर निकलता है एंड देन लूप ऑफ हेनले ने यहाँ से NaCl एंड इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकलते हैं। डीसीटी से ये सब एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद थोड़ा सा यूरिया, H2 एंड NaCl यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट से एब्जॉर्ब हो जाता है, कंसनट्रेटेड यूरिन आता है। मेनली फंक्शन यही होता है कि यूरिन में कम से कम पानी आए। ट्रांस एपिथेलियल ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। हाँ, जैसे ये हमारा जो फिल्ट्रेट है वो इस ल्यूमेन में आता है फिल्ट्रेट। अब ये जो सेल होती हैं इनको हम बोलते हैं ट्यूबुलर की एपिथेलियल सेल। सो ये ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल है, यहाँ पे हमारी कैपिलरी हो जाएंगी बाहर। जैसे ये कैपिलरी है, ये थोड़ा जूम करके दिखा दिया है कि ये इसकी एक सेल है ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल, यहाँ ल्यूमेन में फिल्ट्रेट है एंड ये हमारी पैरीट्यूबुलर कैपिलरी है। तो यहाँ से ये ऐसे अब्जॉर्ब होता है। अब हम देखते हैं ट्यूब्यूल्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं। फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल, पीसीटी में क्या क्या होता है ऐसा? जो पीसीटी होता है इसके अंदर सिंपल क्यूबॉइडल ब्रांच बॉर्डर एपिथेलियम होते हैं, ऐसे ब्रांच बॉर्डर एपिथेलियम जो कि इसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं रीअब्जॉर्प्शन। सो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी पे ही होता है। असेंशियल न्यूट्रिएंट जहाँ पे जो अब्जॉर्ब होते हैं अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज तो 100% रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। 70 to 80% वाटर और इलेक्ट्रोलाइट भी रीअब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं। वाटर इज रीअब्जॉर्ब्ड, वो पैसिवली रीअब्जॉर्ब्ड होगा क्योंकि यहाँ पे एक्वापोरिन 1 वाटर चैनल होते हैं दोनों ही साइड पे, एपिकल साइड एंड बैसोलेटरल साइड। जो ब्लड वाली साइड होती है उसको हम बैसोलेटरल साइड बोलते हैं। ये एपिकल साइड हो गई सेल की, जो ल्यूमिनल साइड होती है, एंड बैसोलेटरल जो ब्लड वाली साइड होती है। दोनों साइड एक्वापोरिन 1 होता है। तो एक्वापोरिन 1 से जो वाटर के चैनल होते हैं वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो जाता है पीसीटी में। उसके बाद हमारा डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले आता है। जो डिसेंडिंग लिम्फ हमारा आता है ये परमिएबल होता है वाटर के लिए लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमिएबल होता है। तो इसमें भी एक्वापोरिन 1 दोनों मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये वाटर के लिए परमिएबल होता है। असेंडिंग लिम्फ जो होता है ये वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है बट इट इज़ परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट। अब जो लेट डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट होते हैं ये कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे सोडियम और वाटर का। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन मतलब सिग्नल आता है, जैसे एल्डोस्टेरॉन हार्मोन आएगा एड्रेनल ग्लैंड से तो वो अपना रेस्पॉन्स देगा लेट डीसीटी एंड सीडी पे। जो इनकी सेल्स होती है ना लेट डीसीटी और सीडी की, जैसे इनको तो हम एपिथेलियल सेल बोल देते हैं, उसको हम बोलते हैं एपिथेलियल सेल को हम प्रिंसिपल सेल भी बोल देते हैं, पी सेल। तो वहाँ पे सोडियम का एब्जॉर्प्शन, वाटर का एब्जॉर्प्शन वो कंडीशनल हो जाता है। कलेक्टिंग डक्ट रीअब्जॉर्ब करता है बहुत ही स्मॉल लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिया को भी टू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड ताकि ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रखे। सो कलेक्टिंग डक्ट इट ऑल्सो रीअब्जॉर्ब वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिया। सो ये इनका फंक्शन था ट्यूब्यूल्स का। अब हम ट्रांसपोर्ट देख लेते हैं इनके अंदर क्या क्या होते हैं। पीसीटी देखते हैं पहले। पीसीटी के अंदर जो एपिकल ट्रांसपोर्टर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो होते हैं दे आर इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ सोडियम क्लोराइड आयन अक्रॉस द एपिकल मेम्ब्रेन ऑफ रेनल ट्यूबुलर सेल्स। सोडियम और क्लोराइड आयन के मूवमेंट में जो इन्वॉल्व होते हैं इसको हम बोलते हैं, ठीक है। सो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है दे आर इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ सोडियम और क्लोराइड आयंस के मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन से ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होता है।
पीसीटी पे जो होता है एपिकल ट्रांसपोर्टर, यानी कि जो एपिकल साइड पे होते हैं, सोडियम ग्लूकोज का को ट्रांसपोर्टर होता है। देन सोडियम एंड अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्टर, सोडियम लैक्टेट को ट्रांसपोर्टर, सोडियम हाइड्रोजन आयन एक्सचेंजर होता है, सोडियम फॉस्फेट को ट्रांसपोर्टर एंड क्लोराइड बेस एक्सचेंजर। ये सारे एपिकल ट्रांसपोर्टर होते हैं, एपिकल साइड पे प्रेजेंट होते हैं। इन सब के एब्जॉर्प्शन के लिए होता है ग्लूकोज का एंड सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन, अमाइनो एसिड का, लैक्टेट का। सोडियम जो है इसमें अंदर जाता है एंड हाइड्रोजन आयन बाहर आता है एक्सचेंजर। सोडियम एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होता है वो अंदर जाता है को ट्रांसपोर्टर। क्लोराइड का भी अपटेक होता है इसमें। जो हमारा थिक असेंडिंग लिम्फ होता है लूप ऑफ एनले में, असेंडिंग लिम्फ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, नॉट डिसेंडिंग लिम्फ। असेंडिंग लिम्फ में सोडियम, पोटेशियम एंड 2 क्लोराइड होते हैं, 2Cl। ये को ट्रांसपोर्टर होता है। सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड का अपटेक होता है थिक असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ एनले, प्लस सोडियम एंड इसका हाइड्रोजन आयन एक्सचेंजर होता है। उसके बाद डीसीटी में NaCl का को ट्रांसपोर्टर होता है, डीसीटी में NaBnCl एंड कलेक्टिंग डक्ट में होता है सिंपल पैसिव सोडियम चैनल। सो ये जो NaC होता है ये सिंपल पैसिव सोडियम चैनल, यानी कि सिर्फ सोडियम अंदर जा रहा है, ये कलेक्टिंग डक्ट में होता है। सो ये बस याद रखना है कि पीसीटी एंड थिक असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हैनले, असेंडिंग लिम्फ एंड डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट में ये ट्रांसपोर्टर होता है सोडियम और क्लोराइड के लिए। अब हम एब्जॉर्प्शन देख लेते हैं न्यूट्रिएंट का। ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन होता है, रीअब्जॉर्प्शन जो होता है पीसीटी में हो जाता है 100%। ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है। सोडियम को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है इसके अंदर। ग्लूकोज एंड सोडियम बाइंड करते हैं टू अ कॉमन कैरियर प्रोटीन। सो ये इस तरीके से होता है। यहाँ हमारा फिल्ट्रेट है ल्यूमेन में। सो ये होता है SGLT, यानी कि सोडियम ग्लूकोज, सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज का जो को ट्रांसपोर्टर होता है SGLT जो होता है, सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर SGLT2। सोडियम भी अंदर जाएगा, ग्लूकोज भी अंदर जाएगा, तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे जो बेसोलेटरल साइड होती है इसकी ब्लड वाले साइड, वहाँ GLUT2 होता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2। यहाँ से जो है ये अंदर चला जाएगा ग्लूकोज। सो इस तरीके से ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन होता है, रीअब्जॉर्प्शन, वो SGLT2 के थ्रू होता है, जो कि एपिकल मेम्ब्रेन पे होती है। पीसीटी की जो एपिथेलियल सेल होती है ना, उसके एपिकल साइड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हो गया सोडियम का सेकेंडरी, उसका ग्लूकोज का सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अमाइनो एसिड का भी ऐसे ही होता है, कम्प्लीटली रीअब्जॉर्ब होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें भी सोडियम के साथ अमाइनो एसिड चला जाएगा। देन वाटर एक्वापोरिन 1 से जाता है। अब जो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है ना वाटर का, लेट डीसीटी, और उसमें देख लेते हैं। जैसे ADH आया, पहले हम ADH का देख रहे हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और जो वेसोप्रेसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। ये जैसे ये आएगा, इसका सेल सरफेस रिसेप्टर होता है, ठीक है, बाइंड करेगा यहाँ पे। ब्लड में रिलीज हुआ ADH अपने सेल सरफेस रिसेप्टर से बाइंड करेगा। एडेनाइलेट साइक्लेज वाला जो फंक्शन है इसका होगा। देन ATP से CMP फॉर्मेशन होगा एंड देन पूरी सिग्नलिंग चलेगी एडेनाइलेट साइक्लेज वाली। उसके बाद जो एक्वापोरिन 2 की वेसिकल्स होती हैं वो यहाँ पे एक्सप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगी ऑन दी एपिकल सरफेस, एक्वापोरिन 2 की वेसिकल्स। फिर यहाँ से वाटर जाएगा। जैसे ही वाटर जाता है यहाँ पे एक्वापोरिन 3 एंड 4 ऑलरेडी प्रेजेंट होता है बेसोलेटरल साइड पे, तो ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। कौन? ADH, ठीक है। सो P सेल होती है ये लेट, उसकी DCT और कलेक्टिंग डक्ट की हम सेल को P सेल बोल देते हैं, तो ये ADH का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। दूसरा होता है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, जो स्टेरॉयड हार्मोन आता है एल्डोस्टेरॉन, उससे कैसे होता है, तो ये रिलीज हुआ स्टेरॉयड हार्मोन। क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक होता है तो ये क्रॉस कर जाएगा सेल को, वो क्रॉस नहीं कर पाया था उसका सेल सरफेस रिसेप्टर का, ये क्रॉस करेगा। इसका यहाँ पे रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करेगा और जीन का एक्सप्रेशन कराएगा। तो ये क्या कराता है ना, जीन का एक्सप्रेशन। जो एपिकल साइड होता है ना वहाँ पे तो जो ये सोडियम के चैनल होते हैं, एक्सप्रेशन लेवल ऑफ सोडियम चैनल का बढ़ा देगा
एपिकल मेम्ब्रेन जो होती है, यहाँ पे सोडियम के चैनल बढ़ जाएंगे तो सोडियम अंदर आने लगेगा। एंड एल्डोस्टेरॉन जो होता है बेसोलेटरल साइड पे सोडियम पोटेशियम के पंप भी बढ़ा देता है, यानी कि सोडियम पोटेशियम पंप पे फिर सोडियम बाहर जाएगा एंड पोटेशियम अंदर जाएगा। सो बेसोलेटरल साइड पे ये बढ़ा देता है सोडियम पोटेशियम पंप, एंड एपिकल साइड पे सोडियम चैनल इंक्रीज हो जाता है। सोडियम चैनल जो पैसिव सोडियम चैनल होते हैं ये हम बोलते हैं, ठीक है, ENAC जो ये हम बोलते हैं पैसिव सोडियम चैनल यहाँ पे आ जाता है, तभी तो कलेक्टिंग डक्ट में ये होता है। और साथ साथ जो है वाटर भी मूव करेगा, क्योंकि वाटर मूव करता है, इसके साथ साथ फिर वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। जैसे जैसे सोडियम जाएगा ना ऐसे ऐसे वाटर भी जाएगा, तो इस तरीके से इसके साथ वाटर का भी एंड सोडियम का भी रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है अगर एल्डोस्टेरॉन आता है तो। सो ये होता है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन। अब एक हमारे पास आता है ANP विच इज़ एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड।